बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है माहिरा अहमद मियान जी, जो कि फ़ाउंडर है व्हेन वुमेन इज़ अ नेशन के। आप काम करती हैं गर्ल्स एजुकेशन पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे, और आपने काफ़ी जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल फोरम पे। और आज हमारे इस इंटरव्यू का मकसद ये होगा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, यूथ कैसे उनके लिए उनमें अप्लाई कर सकती है और उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और आपने वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मायरा, वी वांट टू आस्क कि आपके इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? आप बहुत एक हम कह सकते हैं कि वेरी नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं ओह माय लियारी के गॉड! अंदर, पाकिस्तान के दैट्स अ अंदर। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपने काफ़ी जगह रिप्रेज़ेंट भी किया है, बट आई वांट टू नो कि ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? कैसे आपने सोचा? सो इट स्टार्टेड इन 2013 और व्हेन आई फाउंडेड विन बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम जो है वो वी वर्क टू एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स थ्रू द पावर ऑफ एजुकेशन। एंड इट्स लाइक के वहाँ से मैंने बाकायदा तौर पे एक्टिविज़म का आगाज़ किया था। और उसको स्टार्ट करने का जो असल मकसद था वो यही था कि लड़कियों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं और उनको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए, उनकी तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की एंड नाउ लाइक के हम स्टिल काम कर रहे हैं। ठीक है, बट आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि 2013 में तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को का आगाज़ किया था, लेकिन इससे पहले ये सफ़र बिल्कुल स्टार्ट से कहाँ से शुरू हुआ कि क्यों आपने विन का आगाज़ किया और इस तरह से सोचा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसको शुरू करने का जो है वो मेन मकसद जो था वो ये था कि मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो पढ़ती नहीं हैं। एंड उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपको जो है वो बहुत सारी लड़कियों को मौके नहीं मिलते, कुछ को परमिशन नहीं मिलती है। सो लाइक मैंने हमेशा से ये जिक्र किया है कि देयर वाज अ गर्ल जो कि स्कूल पढ़ना चाहती थी बट वो नहीं पढ़ सकी क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे कि वो तालीम हासिल कर सके। तो वो चीज़ जो है वो हमेशा से मेरे माइंड में रही। और फिर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7, सो मुझे टीचर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो आई स्टार्टेड टीचिंग। मैं घर की छत पे बच्चों को पढ़ाती थी, ऑल्सो आई वाज वेरी यंग एट दैट एज। और वहाँ मैं पढ़ाती थी। तो हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ पे एक पश्तो फैमिली है और उनकी बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, तो उनकी वालदा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम जो है वो मेरी एज की हैं उनकी बेटियां, कि तुम जब स्कूल जाती हो तो तुम जो पढ़कर आती हो वो मेरी बेटियों को भी सिखाओ, ताकि ये इनको थोड़ा बहुत उर्दू बोलना और लिखना आ जाए। सो आई यूज़ टू टीच देम। और फिर ऐसे करके करके ना मोहल्ले के बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, तो मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगी। एंड उसके बाद जब जो है वो 2013 में मुझे मौका मिला कि मैं एक फ़ेस्टिवल अटेंड करने गई थी। और फिर वो जब फेस्टिवल मैंने अटेंड किया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान जो है वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात की हैं और किस तरीके से वो अपने अपने इलाकों में अपनी कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैं वापस आई तो मैंने अपने वालिद से शेयर किया कि मैं भी इस तरीके का कुछ काम करना चाहती हूँ, अपने दोस्तों से शेयर किया। सो स्टार्ट में लाइक लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये क्या है, ये तुम नहीं कर सकती हो एंड ऑल। सो माय आइडिया वाज कि मैं लड़कियों की तालीम पे काम करूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था और कि एंड स्टिल लगता है कि लड़कियों की एजुकेशन इज़ नॉट द प्रायोरिटी। यस। सो एंड स्पेशली जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, दैट्स क्वालिटी एजुकेशन, राइट, जो कि हमारे स्कूल्स में नहीं मिल पाती है। सो बस इसी वजह से जो है वो मैंने विन का आगाज़ किया। एंड नाउ लाइक हमने मोर देन 4500 गर्ल्स हमारे पास से डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो इंगेज हो चुकी हैं। एंड वी हैव लाइक मोर देन 100 गर्ल्स जो कि हमारे पास फ्री एजुकेशन हासिल करती हैं। जी, आज के हमारे प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट भी किया है। यूथ हमारे पास जो मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कभी-कभार उनकी शिकायत होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
दे वोनो गो एंड सी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद है और यूथ में वो स्किल भी मौजूद है। वी वांट टू फिल दैट ब्रिज। सो आपने अपना सबसे पहला जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम, वो कौन सा अटेंड किया और वो कैसे अटेंड किया? So basically, I work with Right to Play. That's an international organization जो कि एक सेफ वर्ल्ड बनाना हमारा विजन है थ्रू स्पोर्ट्स। आई फील प्राउड वर्किंग विद राइट टू प्ले। उन्होंने हमेशा जो है वो मेरी मेहनत को और मेरी कोशिशों को सराहा है, और जो मुझे पहली इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट वाज फ्रॉम राइट टू प्ले। और मैं इनवाइट की गई थी एक ग्लोबल जो है वो समिट थी एजुकेशन पे लड़कियों के लिए, और उस पे मुझे बोलने का मौका मिला था पाकिस्तान में औरतों की लीडरशिप पे। सो पहली जो है वो मैंने इस तरीके से जो है वो साउथ अफ्रीका में वो था, मुझे याद है, एंड इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। ओके, ग्रेट। अब तक मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कितनी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर चुकी हैं इन प्रोग्राम्स के सिलसिले में, और उसमें जो सबसे फेवरेट या मेमोरेबल मोमेंट कह सकते हैं जो कि आप कभी नहीं भूल सकती, वो कौन सा रहा है, कौन सी कंट्री का रहा है? सो देयर आर सो मैनी मेमोरेबल मोमेंट्स। आई गेस आई कांट काउंट के मैंने कितने किए, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आई गेस 6 7 8 होंगे, बट या काफ़ी ज़्यादा। बट मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा आई मीन हर एक कंट्री का अपना मज़ा है। लाइक हर मुल्क ने एक अपना डिफरेंट एक्सपोजर दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक व्हेन आई वाज इन साउथ अफ्रीका तो मुझे बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप के साथ बात करने का मौका मिला, और जब मैं कनाडा में थी तो मैंने और डाइवर्स ग्रुप थे, डिफरेंट टॉपिक्स थे। आई मीन हर एक का एक अपना ही मज़ा है, बट हाँ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया कनाडा में। और लाइक उधर नेचर, उधर की खूबसूरती, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। कभी ऐसा नहीं लगा कि कंफ्यूज हो गए किसी मुल्क में जाके, मतलब कोई ऐसा मोमेंट आया कि गुम गई या डर लगने लग गया कि ये तो बस ख़त्म हो गया, वापस घर नहीं जा सकती? मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा गलत गेट पे बैठ जाती हूँ, ठीक है। सो इवन तो अगर मैं डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं गलत गेट पे बैठती हूँ, एंड मेरी घर वाले और मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम जो है वो सही गेट पे बैठना, मतलब वो बाकायदा मुझे टेक्स्ट करते हैं कि प्लीज़ चेक योर गेट के ठीक वाला है या नहीं है। सो आई रिमेंबर कि जब मैं साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रही थी तो उधर ये हुआ कि मैं गलत गेट पे बैठी रही, और दुबई जो है वो एक साइलेंट एयरपोर्ट है, राइट। और उधर आपकी जो है ना वो अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं अगर गेट चेंज होते हैं, तो आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता है कि आपका गेट कौन सा है। सो आई वाज सो श्योर, मुझे पाकिस्तान से जो बोर्डिंग पास मिला था, मैंने कहा बस चिल माहौल है, ये है, बस मैं जाके बैठ गई। तो मेरा गेट जो है वो अचानक से चेंज हो गया और मैं एक गलत गेट पे बैठी रही और वेट करती रही कि कब जो है मैं जाऊंगी, ट्रैवल करूंगी। एंड जब लोग जाना शुरू हुआ एंड मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा ये तो इटली आ रहा है, एंड मुझे तो साउथ अफ्रीका जाना है, मतलब ये क्या हो गया, ये मेरे से क्या हो गया। जब मैंने काउंटर पे जाके आदमी से पूछा कि ये फ़्लाइट तो साउथ अफ्रीका जानी थी, तो मुझे कहता है आपका गेट तो बहुत पहले चेंज हो गया है, आप प्लीज़ जाके अपना गेट, उसने मुझे गेट नंबर बताया और बोला कि आप जाके यहाँ पे गेट चेक करें। तो जब मैं गेट चेक करने के लिए गई तो मेरी फ़्लाइट जा चुकी थी, और लिटरली लाइक मुझे बहुत हंसी भी आई और ख़ुद पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड देन फिर मैंने बहुत जद्दोजहद करके जो है वो दूसरी फ़्लाइट जो है वो बुक की, और उसमें ये था कि चूँकि मुझे बोलना था, कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, पहला सेशन था, और पहले सेशन में मैं एज ए स्पीकर बैठ रही थी, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी परेशान हो गए थे कि ये क्या बंदी ने तो फ्लाइट चेंज कर दी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। ओके, सो एज ए मेंशन बिफोर कि यूथ के पास स्किल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, बट एक गैप है दोनों के दरमियान में। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ इन आवर सराउंडिंग। सो हम किस तरह से मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं अपने लिए और उनको हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए? तो ऐसी कोई वेबसाइट मौजूद है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो कि हमें हेल्प आउट करें इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए?
सी देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुद चल के आपके पास नहीं आती हैं, आपको उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। सो देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रमोट करती हैं इंक्लूजन को, जो चाहती हैं कि यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करे इन तमाम चीज़ों में। सो आप एक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है दैट, उसका नाम है यूथ अपॉर्चुनिटीज़। वो आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनकी अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ पे मिलेगी। और वहाँ बल्क में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लाइक फेलोशिप्स आएंगी, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स आएंगी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको स्पेसिफिकली आपके काम के बारे में बताया जाएगा। इंटर्नशिप्स के बारे में आता है, एंड दैट्स लाइक वो नेशनल भी होती हैं, वो लोकल भी होती हैं, वो इंटरनेशनल भी होती हैं। आप उधर जाएं, उधर जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा यूथ अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा स्टूडेंट्स कॉर्नर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप है, मैंने खुद एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि कोई इसका पार्ट बने तो मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर सकती हूँ। और बहुत सारी लाइक ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स हैं, DAAD है, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स ऑफ़र करते हैं। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड कि मुझे मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिले, जिसको मैं हंट करूँगी, और हंटिंग मेरी ऑलरेडी इसके लिए जारी है। और नवंबर तक जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कॉल आउट करेंगी कि जी हमारे पास इतने % स्कॉलरशिप है और हम चाहते हैं कि हम दें ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट, कि एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए होती है, लाइक 15 दिन है, 1 महीना है, आपको कहते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। तो आपका डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर हंटिंग फॉर स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर्स, ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी जिसके लिए भी है, तो आपको अपनी डिग्रीज को प्रिपेयर करना होता है, आइल्स की तैयारी करनी होती है, टेस्ट देने होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप क्या चाहते हैं। देयर आर मैनी वेबसाइट्स। मैं अक्सर एक काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं लिख देती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी गूगल पे, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो लाइक मेरे काम की हैं, जो मेरे लाइक मुझे और उनका और मेरा काम बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो मैं क्या करती हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है एक ऑप्शन होता है जिसमें आप जाके अपनी ईमेल को ड्रॉप करते हैं। जब आप अपनी ईमेल को ड्रॉप करते हैं तो फिर डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको वीकली या मंथली जो है वो न्यूज़लेटर्स और इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ईमेल पे आपको सेंड करते रहते हैं। फिर आपको वो पढ़ना होता है, उसमें बहुत मरतबा वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, हमारे ये मीटिंग्स हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, हमारे पास इतनी स्कॉलरशिप्स हैं। तो फिर डिपेंड्स कि आप जो है वो किस तरीके से उस पर अप्लाई करते हैं। ओके, डेट्स ग्रेट कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की या नहीं की, उनको हम उनके लिंक्स जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि आप उनको आसानी से देख सकें। बट एक चीज़ जो है ना मैं पूछना चाहूँगा कि यूथ जब इस इन अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करेंगी और जब अप्लाई करेंगी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको अपने जहन में रखनी चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम? आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है फॉर्म फिल करने में, बहुत सारे सवालात होते हैं। तो वो कौन सी बातें फॉर्म फिल करते हुए भी और ये सोचते हुए कि मैं बाहर जाके किसी अपॉर्चुनिटी को मैं एक्वायर कर रहा हूँ, तो कौन सी बातें मैं अपने जहन में रखूँ? सो बेसिकली एक आप जब फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, वो अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, किसी हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो जब आप उसका फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। एक तो ये कि आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बातचीत होगी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में होगी। तो आपका फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो आप दैट्स द मेन पॉइंट। इसके अलावा दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, राइट, कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया, या सबसे पहला जो मेन उनका सवाल होता है कि भाई हम आपको क्यों लें। देखें,
अगर कोई आपको स्कॉलरशिप दे रहा है या कोई कॉन्फ्रेंस में आपको इनवाइट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप पे हो रही है, आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल आप पे कोई ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रही है, तो दे हैव द राइट टू नो कि वो आप पे खर्चा क्यों करें। तो उस सवाल का जो है वो आपने जवाब प्रिपेयर करना होता है कि जी क्यों। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा है तो मैं ये कहूँगी कि जी मैं कम्युनिटी सर्विसेज करती हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हूँ जहाँ पे मेरे अंडर बहुत सारे लोग जो है वो लाइक मेरे 10 वॉल्टियर्स हैं, फिर मेरे पास जो है वो 100 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, उनका एक फ्यूचर है। अगर आप मुझ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर जो है वो मैं इन बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकूँगी, क्योंकि मेरे 100 के 100 बच्चे तो वहाँ पे जाके नहीं पढ़ सकते, बट अगर मैं चली जाती हूँ या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कोई और वॉल्टियर चला जाता है तो वो ऑब्वियसली वो जाके वहाँ से सीख के आएंगे एंड देन फिर हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे मज़ीद अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि जी आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी सक्सेसेस क्या क्या रही हैं, तो उसमें जो है वो आपका देखिए, आप हमेशा जवाब वो दें जो रेलिवेंट हो आपके काम को लेके, जिसमें कोई चेंज आया हो। आप कोई एक या दो जो है वो इंस्पायरिंग स्टोरीज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी है कि वी हैव अ गर्ल जिसका नाम जैनब है। जैनब ने किस तरीके से अपने अम्मा अब्बा से कम्युनिकेट करके जो है वो अपनी शादी जो है वो रुकवाई थी, बिकॉज शी इज़ नॉट 18 राइट, और चाइल्ड मैरिज इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। तो किस तरीके से उसने अपने अम्मा अब्बा से बात की और अपनी शादी उसने रुकवाई। तो यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि इंस्पायर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं राइट। अगर एक एप्लीकेशन आई है एक 100 लोगों के लिए, तो पता नहीं 10,000 या 12,000 लोग पूरे मुल्क से अप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं सॉरी। तो उन 10,000 और 12,000 लोगों में से आप में क्या ऐसी यूनिक चीज़ होगी। एंड देन फिर इट्स नॉट ओनली के हो सकता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ रिटन आपसे मांगती हैं, लाइक आपने रिटन में फॉर्म फिल करा दिया, वो फिर आपसे सारे ऑथेंटिक सवाल पूछेंगे, सारा कुछ होगा एंड देन फिर वो आपसे जो है वो हो सकता है वो आपसे एक मज़ीद कोई और इंटरव्यू भी लें। तो डिपेंड्स ऑन के आप क्या करना चाहते हैं। आपका काम बहुत रेलिवेंट होना चाहिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, सच होना चाहिए। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत फेक चीज़ें भी डाल देते हैं कि फॉर द सेक के बस जस्ट सिलेक्शन हो जाए, तो वो उस चीज़ से हमें जो है वो इज्तनाब करना चाहिए और वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। आई थिंक इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम किसी भी फुली फंडेड प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, सो कभी कभार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये जहन में रख के अप्लाई कर रहे होते हैं कि बाहर घूमने का मौका मिलेगा, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पे जितना खर्चा हुआ है या जितनी ऑर्गेनाइजेशन आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आप अपने सोसाइटी को किस तरह गिव बैक कर रहे हैं। सो मायरा, ऐसा होता है कि कभी किसी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया और सेलेक्ट ना हुए? ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। मैंने सबसे पहले जिसमें अप्लाई किया था एंड आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे याद है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम कि आई आस्क्ड माय फादर कि बस अब्बा बस अब चल के ना जल्दी से पासपोर्ट बना लेते हैं, बस मेरी तो सिलेक्शन हो ही जाएगी। मतलब मैं इतना कोई कॉन्फिडेंट थी खुद पे, ओहो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मेरी सिलेक्शन तो होनी है, लाजमी होनी है। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड एट दैट टाइम जब मैं रिजेक्ट हुई, आई वाज क्वाइट अपसेट कि यार ये क्या हो गया। और मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, मैंने तो अपनी पासपोर्ट तक बना ली थी एंड सी अब मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। बट आई गेस आपको होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। आई केप्ट अप्लाइंग, मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे अप्लाई किया और मैं बहुत ज़्यादा मरतबा रिजेक्ट हुई हूँ। आप जो है ना वो 15 जगहों पे अप्लाई करते हैं तो आप शायद किसी एक जगह पे सेलेक्ट होते हैं या फिर आप एक जगह पे भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इदारा है, ठीक है, वो आप पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता है। अगर आप लाइक उनको लगता है कि भाई हमारे कॉन्टेक्स्ट को ये बंदा समझ पा रहा है या ये बंदी समझ पा रही है या ये उस तरीके से रिलायबल है कि हम इसके साथ इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये और अच्छा और बेहतरीन कुछ कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स एन अदर थिंग। तो मैं बहुत मरतबा रिजेक्ट हुई हूँ, लेकिन मैंने जो है वो कभी कभी मुझे अपसेट भी हुई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अपसेट भी हुई हूँ। बट अगेन मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, आई वाज लाइक चलो ठीक है, खैर है, चिल माहौल है, कोई और जो है वो आ जाएगी एंड देन आई विल अप्लाई। सो
या यस सर, हियर आई वुड टू शो वन थिंग कि आज तक मैंने कोई तो प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, बट मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया है। सिमिलर सी एक स्टोरी 2014 के अंदर समवन आस्क्ड मी टू अप्लाई इन दैट प्रोग्राम, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। मैंने फॉर्म ए जो पहला फॉर्म था वो मैंने अब मेरी सिलेक्शन हो गई उसमें। सेकंड फॉर्म के बारे में भी मेरी सिलेक्शन हो गई। थर्ड फॉर्म में एक चीज़ थी कि योर पासपोर्ट नंबर, वो नहीं था मेरे पास। ओ पासपोर्ट तो था ही नहीं, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि मैं अप्लाई करके सेलेक्ट भी हो गया लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, एंड उस फॉर्म को मैंने सबमिट करना था अगले 6 घंटे में। सो आई मिस दैट चांस। और अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम में अप्लाई किया था और उसमें भी मेरा एक फॉर्म सेलेक्ट हो गया, लेकिन वो प्रोग्राम इस सिचुएशन की वजह उस साल वो प्रोग्राम नहीं हो रहा। मैं 3 साल के लिए 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, बट इस बार वो प्रोग्राम नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया, जब मैं मैंने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम में खुद सिर्फ फॉर्म भरे हैं, अप्लाई भी नहीं किया, मेरी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी या है। एग्जैक्टली जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी ताकत क्या है, आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, तो ये सवाल आप खुद से कर रहे होते कि आप कितनी ज़्यादा वैल्यू खुद के लिए रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है। तो वो आपसे जो सवाल कर रहे होते हैं, मैंने इतने ज़्यादा सवालात किए और इतनी ज़्यादा मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन फॉर्म्स को फिल करने में। बट हेयर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन के एक बड़ा ही सीरियस सा क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें कोई डाउट नहीं है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और वो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करती हैं। हमारे पास भी फीमेल ऐसी मौजूद है जो कि इन प्रोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं एंड दे आर कैपेबल टू अटेंड दोस प्रोग्राम्स, बट एक इजाज़त वाला जो सिलसिला होता है या एक इनसिक्योरिटी होती है कि दैट्स एन इशू। कैसे अपनी बेटी को, या बेटी है अगर बहन को अगर इजाज़त मिल जाती है, रिश्तेदारों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि एक लड़की बाहर मुल्क जाएगी, अकेले पढ़ के आएगी, तो देयर आर थॉट्स के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। नॉट अ गुड गर्ल और यस, तो इसको अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की है तो किस तरह से इस चैलेंज को वो लड़ तो नहीं सकती, या सबसे इस तरह। सो सी इट्स लाइक अब तुम्हारे सामने कोई मर्द तो नहीं बैठा बिल्कुल। है, मैं भी एक लड़की ही हूँ। सो इट्स लाइक कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे कभी अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ा, स्पेशली मेरे अब्बू को, कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकूं, मैं कहीं जा आ सकूं। सो ये प्रिविलेज मेरे पास था। आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। बट बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी लोकल अपॉर्चुनिटीज़ भी जब आई हैं और जब मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, तो देवर लाइक यार अब्बा इजाज़त नहीं देंगे या भाई इजाज़त नहीं देंगे कि सिटी से बाहर, मुल्क से बाहर तो दूर की बात है, ठीक है, अपने शहर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। सो इन सम केसेस मैं उनके घरों में गई हूँ और उनके पेरेंट्स को बोला है कि मेरे साथ जाएंगी, मैं इनके साथ जाऊँगी, विल हैव फन, हम लोग सीखेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैं उठाऊँगी एंड ऑल। तो ये सब कुछ तो किया है मैंने, बट अगेन इट्स अ चैलेंज कि एक लड़की को इजाज़त ना मिलना और वो नहीं जा सकती है। इवन तो इंटरनेशनली तो छोड़ दें आप, बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे देखा है एक लड़की को फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलना है और उसका कज़न आके कहता है कि तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं खेलोगी। लाइक वो उसका वालिद नहीं है, वो उसका भाई नहीं है, बल्कि वो उसका एक कज़न है जो कि रिश्तेदार है, और उसका इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ पे इतना ज़्यादा है कि वो आके कहता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी बाहर और तुमने नहीं खेलना। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, लड़कियाँ एलिजिबल भी होती हैं, टैलेंटेड भी होती हैं, बहुत अपने आप को मनवाती हैं और जो चाहे कर सकती हैं, बट जो है वो पेरेंट्स जो है वो इजाज़त नहीं देते हैं। एंड दैट्स अ रियल इशू, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो ग्रूमिंग होनी होती है या हमें जो एक्सपोजर मिलना होता है, हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। देखें जैसे आपने पहले मुझसे सवाल किया कि जी लोग अक्सर जो है वो कहते हैं यार सिलेक्शन हो जाए बस मुल्क घूम कर आएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट के मुल्क घूम कर आना, इट्स आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पता है जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाएं वहाँ से चीज़ें सीखें एंड देन फिर आप अपनी कम्युनिटी में आके अपनी वो सर्विसेज में इंक्लूड करें। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो उससे, सोशल लाइफ जो है वो उससे बेहतर हो मज़ीद। तो मेरे ख़्याल से जो है वो पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए। एंड यहाँ पे लड़कियों का अपना भी एक रोल है, लाइक कि हमारे पास अक्सर जो लड़कियां हैं या तो वो ज़िद कर जाती हैं या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि यार अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे, उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी फाइन नहीं होती हैं कि वो बातचीत कर सकें और कन्विंस कर सकें अपने पेरेंट्स को। तो आई गेस प्यार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप करवा सकते हैं और वो आप अपने अम्मी अबू, लाइक
क्यों आपके अम्मा अब्बा मना करेंगे? मैं जिस फैमिली के लाइक मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारी ख़ानदान में आज तक कोई लड़की अकेली बाहर नहीं गई है। आई मीन मेरी बहन का अलग केस था कि वो शादी करके बाहर गई थी अकेले, ठीक है, बट इस तरीके से जाना पढ़ने के लिए या फेलोशिप्स के लिए या कॉन्फ्रेंसेस के लिए और बातचीत करना। सो आई डू रिमेंबर कि लाइक मेरे रिश्तेदार भी मेरी अम्मा को कहते थे कि यार तुम्हारी बेटी जो है वो क्या करती फिरती है और ये ख़ानदान का नाम बर्बाद करेगी, ये करेगी, वो करेगी। बट आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स के जिन्होंने मेरा साथ दिया। एंड टुडे लाइक अब जिस तरीके से मैं बातचीत करती हूँ या आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपके रिश्तेदार खुद आपके पास आके कहते हैं कि यार हमें मेरी बेटी को भी ऐसा बना दो और मेरे बेटे के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। सो दैट्स एन अचीवमेंट। आई गेस लड़कियों को खुद जो है वो अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और बहुत प्यार से बातचीत करनी चाहिए। ज़िद करेंगी तो फिर शायद आगे से भी आपको ज़िद मिले, तो कन्विंस करना, उनको एतमाद में लेना। और पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुआशरा जितना ही ख़राब है, हम हमेशा सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी, बट एट दी एंड हम खुद भी तो सोसाइटी है ना। अब माहौल तो वही बनेगा जो आप खुद बनाएंगे। तो आप अपनी बच्चियों पे यकीन करना शुरू कर दें, फिर सोसाइटी खुद ही बेहतर हो जाएगी। नो डाउट यूर इंस्पिरेशन, आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं। लेकिन जो आपका ये कंप्लीट सफ़र है उसमें ऐसा हमारे पास एक थॉट आती है ना कि इंसान बाहर जाके बदल के आता है या बिगड़ के आता है। तो आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली हैं या नहीं? लाइक पीपल आर ओके कि मायरा बदल गई है या बाहर होके आई है तो उसमें लाइक चेंज आ गई है। हाँ चेंज हो गई है, एटीट्यूड आ गया या कुछ तब्दील हो गई है, कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिली हैं आपको? मुझे अब तक तो ये चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि मैं मे बी मेरे मुंह पे नहीं है वो चीज़ें मेरे मुंह पे शायद आज तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन वैसे बोलते होंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने अपने बारे में एज सच इतनी कोई बातें नहीं सुनी है कि ये चेंज हो गई है या ये पहले क्या थी अब क्या है। इस तरीके की मैंने बातें नहीं सुनी। बट हाँ, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी जो लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बाहर गई है, ये तो बदल कर आ गई है, एंड नाउ शी इज़ एन लाइक ये तो ये अब बर्गर बन गई है या लाइक आपको टिपिकल जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं। एंड आई डू रिमेंबर वन थिंग व्हेन आई वाज इन यूएस, तो जब वहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी एंड आई वाज वेयरिंग माय फेवरेट आउटफिट, यूनिकॉर्न वाला आउटफिट पहना था, एंड आई अपलोडेड फ्यू पिक्चर्स विद माय फ्रेंड एट टाइम्स स्क्वायर। और वहाँ पे जो है आई एम नॉट श्योर देयर वाज अ गाय और अ गर्ल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दैट वाज अ फेक आईडी। और वहाँ से जो है उन्होंने मेरी पिक्चर्स जो मैंने अपलोड की थी वो वाली पिक्चर्स उठाई एंड दे अपलोडेड इट ऑन फेसबुक एंड पता नहीं अजीब से ग्रुप्स में डाला। और वहाँ पे जो है ना वो ग्रुप्स में डाल के एंड देन फिर दे सेड के ये देखो इसका लिबास देखो, ये बच्चों को पढ़ाती है, ये कहती है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और इसके कपड़े देखो, और ये तो मतलब आई लाइक ऐसी अजीब सी बातें करना एंड ऑल। एंड देन देयर वर पीपल जो कि मैंने जिन्होंने मुझे टैग किया एंड फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि एज इफ आई केयर, लाइक आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन देयर वाज अनदर थिंग कि मैंने एक और जो चीज़ अच्छी मुझे लगती है हमारे लोगों के बारे में, दैट्स के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस पोस्ट को जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे एंड दे वर लाइक कि भाई इन कपड़ों में कुछ बुराई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इफ़ शी इज़ वेयरिंग वट एवर शी वॉन्ट्स, लाइक इफ़ शी इज़ कम्फर्टेबल यू आर नो वन टू टेल हर। सो दैट वाज अ गुड थिंग। बट हाँ, आपको लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, बिकॉज आई डू रिमेंबर कि आई यूज़ टू डू हिजाब राइट, और मैं अबाया करती थी एंड फिर वो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, ठीक है, एंड उसको भी शायद कोई 1 साल हो गया। अब वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। बट देयर वर पीपल, बट मुझे एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मैं ये कहूँगी कि अगर 5% लोगों ने ऐसा कहा तो 95% लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट लगती हैं, आप बहुत प्यारी लगती हैं। तो वो जो 5% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके बारे में सोच के मैं अपने 95% जो अच्छाई मुझे मिलती है मैं उसको जो है ना वो निगलेक्ट नहीं कर सकती। सो आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और या लोग बातें करते हैं, करते रहेंगे। अगर आप सोसाइटल प्रेशर में आ गए, लोगों की बातों में आ गए,
तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर सिर्फ लोगों के लिए तो नहीं जीना होता ना, आपको अपने लिए भी जीना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, एंड यू नीड टू लिव योर सेल्फ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि वाई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ऐसा क्या आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ से सीखने को मिलता है जो कि लोकल अपॉर्चुनिटीज़ से या अपने मुल्क में आप नहीं सीख पाते? तो क्या होता है, मतलब वाई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ हम जाएँ? सी, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आपको मिलती हैं ना, दे गिव यू एक्सपोजर, राइट। इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों से मिलते हैं, आप दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं, आप उनके एथिक्स सीखते हैं, आप देखते हैं कि यार वो लोग कैसे उठते बैठते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, और कितने फ्रेंडली हैं, कितने पॉजिटिव हैं। और आपकी इतनी बेहतरीन ग्रूमिंग होती है जब आप उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ चीज़ें जो है वो सीखते हैं। दे आर सो वेलकमिंग, वो आपको हमेशा वेलकम करते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, दे लव टू हेल्प यू। एंड ये एक जो है ना बहुत डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर है, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से दूसरे ममालिक के लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में जो है वो चीज़ें सीखते हैं। और एंड देन फिर आपको ये ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू हो जाती हैं। लाइक अब जब मेरा यूएस का प्रोग्राम, जब मैंने आईवीएलपी में नहीं गई थी, तो मेरी थॉट्स यूएस को लेके बहुत डिफरेंट थी, बहुत टिपिकल थी। और जब मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ पे देखा, वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में गई, वहाँ के स्कूल्स देखे मैंने, उनका जो यूनिवर्सिटीज़ देखी, उनका जो माहौल देखा, दे आर सो फ्रेंडली, दे आर सो हेल्पफुल कि यू वांट टू बी लाइक देम। क्या आप चाहते हो कि यार हम क्यों नहीं हैं, हमारी सोच क्यों इतनी पॉजिटिव नहीं है, हम क्यों इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये चीज़ें, और प्लस आपका कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई मीन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, आप बातचीत करने लगते हैं। बिकॉज आई डू रिमेंबर कि एक वक्त ऐसा भी था कि मैं अपनी माँ का हाथ पकड़े बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। एंड नाउ देयर इज़ अ टाइम के लाइक आई कैन ट्रेवल अलोन, आई कैन गो wherever I want, or like I am confident now. थैंक यू सो मच। और इवन मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ कि जब आप बाहर निकलते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से निकल कर कहीं और जाना, यही आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देती है। लाइक अगर मैं सारी ज़िंदगी एक जगह रहूँ, अपनी गली में रहूँ, और अगर मैं कराची में रहता हूँ, तो मुझे अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान कैसा है, तो मैं कराची बताऊँगा। अगर मुझे कहेगा कोई कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं, तो मैं अपने कराची के मसले बताऊँगा, क्योंकि मैंने और कुछ देखा नहीं है। कराची कैसा है, कराची में तंग गलियाँ हैं, और कराची में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि पाकिस्तान में पहाड़ भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में नेचर भी मौजूद है। सेम लाइक कि दुनिया में क्या मौजूद है, दुनिया किस तरह से, तो उसमें मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मैंने देखा है। सो इट रियली हेल्प्स कि हमारा जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड आई एम लाइक, मैं आपका बहुत ज़्यादा फिर से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, एंड इट वाज सीरियसली वेरी हेल्पफुल, नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस बट इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, एंड आई रियली इन्जॉयड के आपके जो मेमोरेबल मोमेंट्स थे जिस तरह से आपने गुजारे। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितने भी वेबसाइट मेंशन किए या जो व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन किया, वी ट्राई कि हम उसको उसके इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें ताकि आप उन तक पहुंच पाएँ। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं इस तरह से। थैंक यू सो मच।